हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टॉपेड की एक और वीडियो में। मैं हूं लिवसीन और आज हम पढ़ेंगे साइंस। कक्षा 9 की नवोदय प्रवेश परीक्षा के लिए कक्षा 8 का सिलेबस बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आज हम कक्षा 8 की विज्ञान एनसीईआरटी का पहला पाठ पढ़ेंगे, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। पाठ शुरू करने से पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि फसल आखिर है क्या। जनरली फसल कहते हैं किसी निश्चित स्थान में उगाए गए एक ही जैसे पेड़ पौधों के समूह को। जैसे मान लीजिए किसी खेत में गेहूं के बहुत से पौधे खड़े हैं और केवल गेहूं के ही पौधे खड़े हैं, तो उसे हम गेहूं की फसल कहेंगे। इसी तरह गन्ने के खेत को गन्ने की फसल कहेंगे। इनके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी फसल उगाई जाती है। किसी फसल को उगाने में सामान्यतः 7 चरण होते हैं, जिनमें पहला है फसल के लिए मिट्टी तैयार करना, दूसरा है बीज की बुआई करना, तीसरा खाद व उर्वरक का प्रयोग करना, चौथा है सिंचाई करना, पाँचवा है खरपतवार जो उग गए हैं उनका नियंत्रण करना, छठा है फसल की कटाई करना जब वो पक जाती है, और सातवां उसका भंडारण करना, यानी फसल से जो उत्पाद प्राप्त हुआ है उसका भंडारण करना। आइए अब इनके बारे में कुछ डिटेल में देखते हैं। पहला चरण, मिट्टी तैयार करना। किसी भी तरह के बीज या पौधे को उगने के लिए पोली या भुरभुरी यानी सॉफ्ट मिट्टी की ज़रूरत होती है, जिसमें पानी और हवा रुक सके। चित्र में दिखाई हुई मिट्टी को देखिए। क्या आपको लगता है कि इसमें कोई फसल या पेड़ पौधे उग सकते हैं? तो तैयार करने में मिट्टी को उल्टा पलटा जाता है और हल, कल्टीवेटर जैसे यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। इस उलटने पलटने की क्रिया को ही हम जुताई भी कह देते हैं। परंपरागत रूप से खेत की जुताई के लिए लकड़ी के बने हल प्रयोग किए जाते थे, लेकिन अब इनका स्थान लोहे के बने हलों और कल्टीवेटर जो कि ट्रैक्टर से चलते हैं उन्होंने ले लिया है। जब मिट्टी तैयार हो जाती है उसके बाद हम दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं, यानी कि बुआई। बुआई के अंतर्गत बीजों को बोया जाता है। इसमें यह ध्यान रखने की बात होती है कि बीज जो हम बो रहे हैं वो स्वस्थ और अच्छी किस्म के हों, जिससे अच्छी किस्म के और स्वस्थ ही पौधे पैदा हों। बीज बोने की भी नई एक वैज्ञानिक तकनीक प्रचलित हो रही है जिसका नाम है सीड ड्रिल। इसमें मशीन के द्वारा बीजों को निश्चित दूरी पर ज़मीन में ही गाड़ दिया जाता है, जिससे पौधे बहुत पास नहीं हो पाते। अगर पौधे पास हो जाएंगे तो उनमें भोजन और पानी के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। अब बीजों की बुआई हो चुकी है और इसके बाद जो हम चरण में प्रवेश करने वाले हैं वो है खाद और उर्वरक का प्रयोग। कई लोग खाद और उर्वरक को एक ही मान लेते हैं, लेकिन इनमें काफ़ी अंतर है। खाद दरअसल एक जैविक पदार्थ होता है जो जीवों के अवशेषों और अपशिष्ट पदार्थों से बना होता है, जबकि उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ होता है जो फैक्ट्रियों में विशेष रूप से बनाया जाता है। खाद में अक्सर सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जबकि उर्वरक में केवल वही तत्व होते हैं जिनके लिए उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक बहुत प्रचलित उर्वरक है NPK, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। इसी तरह यूरिया और अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन और सल्फर वगैरह होते हैं, और सुपर फास्फेट वाले जो उर्वरक होते हैं उनमें फास्फोरस की अधिक मात्रा होती है। कहने का मतलब यही है कि जिस चीज़ के लिए उर्वरक बनते हैं उनमें केवल वही पदार्थ होते हैं। तो निश्चित रूप से खाद का प्रयोग अधिक लाभकारी होता है, जिससे मिट्टी के पोषक मान के अलावा जल धारण क्षमता और ह्यूमस की मात्रा में भी वृद्धि होती है। आजकल खाद बनाने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया जाता है जिसे कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग में केंचुओं की सहायता से खाद बनाई जाती है। इसमें गड्ढे या किसी टैंक का प्रयोग किया जाता है जिसमें जैविक कचरा डाला जाता है, जो पेड़ पौधों का अपशिष्ट भी हो सकता है और जीव जंतुओं का अपशिष्ट पदार्थ भी हो सकते हैं, जैसे गोबर और केंचुए और दूसरे कृमि भी इस गड्ढे में डाले जाते हैं, जो अपनी क्रियाओं से इन अपशिष्ट पदार्थों को खाद में बदल देते हैं। जैविक खाद के इन सारे प्रयोगों के अलावा इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। इसके उल्टा रासायनिक उर्वरकों का अनेक दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे एक तो भूमि की उर्वरा क्षमता कम हो जाती है लगातार रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करने से, और दूसरा जब ये उर्वरक वाला जल बहकर नदियों और तालाबों में जाता है तो ये जल प्रदूषण भी बढ़ाता है। इसके अलावा भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए फसल चक्र का भी प्रयोग किया जाता है, यानी फसलों को अदल बदल के बोना। अगर हम एक ही तरह की फसल बार बार बोते रहेंगे तब वो किसी विशेष प्रकार के तत्वों का भूमि से कंजप्शन कर लेगा और उसकी कमी उत्पन्न कर देगा, लेकिन फसल को बार बार बदल के बोने से उनमें उर्वरा शक्ति बनी रहती है। फसलों का ही एक प्रकार होता है लेग्यूमिनस फसलें, यानी फली वाली दलहनी फसलें, जिनसे हमें दालें प्राप्त होती है, जैसे मटर, अरहर, मूंग, उड़द वगैरह। इनकी जड़ों में एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम होता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। यह जीवाणु अपनी क्रियाओं से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाता है, जो पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है। इसके अलावा और भी कई जीवाणु होते हैं, जैसे एजोटोबैक्टर जो स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, वे भी सारे नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो इन चीज़ों के उपयोग द्वारा हम रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस पाठ का बचा हुआ हिस्सा हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।